हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल लर्निंग ArcGIS। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और आज का जो सेशन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इंक्लूड करता है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट जियोग्राफी। क्योंकि जो टॉपिक हर स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाता है, हर स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि अगर हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो एक्स्ट्रा स्कोर हम पा लेंगे, जो आपको अदर स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। यूनिट 9, जियोग्राफिकल टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट जीआईएस। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो जीआईएस के बारे में नहीं है या जीआईएस के बारे में इनकरेक्ट है, रॉन्ग है? तो क्योंकि जीआईएस में हम क्या क्या करते हैं, मैंने जीआईएस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से सबको समझाई है। मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर आप देखेंगे तो आपको जीआईएस के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो जीआईएस के बारे में कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है? तो यहाँ आता है, फर्स्ट है, एट्रीब्यूट डेटा आर डिस्क्रिप्टिव डेटा ऑफ फीचर। यस, एट्रीब्यूट डेटा जो है वो डिस्क्रिप्शन बताता है हमारे फीचर का। ठीक। सेकंड है, तो ये राइट है हमारा। सेकंड है, वेक्टर डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ग्रिड सेल्स कॉल्ड पिक्सेल्स। यहाँ बोला गया है कि जो वेक्टर डेटा होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कि वो स्मॉल ग्रिड सेल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम पिक्सल कहते हैं। तो यही क्वेश्चन, यही जो ऑप्शन है वो रोंग है, क्योंकि यहाँ वेक्टर डेटा नहीं बल्कि रास्टर डेटा होना चाहिए। क्योंकि रास्टर डेटा को जब हम जूम करते हैं तो वो ग्रिड्स में या फिर पिक्सेल्स में टूटने लगता है, और यही उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारे वेक्टर डेटा के लिए नहीं बल्कि रास्टर डेटा के लिए होना चाहिए। तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ आंसर हमारा बी होगा, लेकिन हम समझ लेते हैं कि अदर ऑप्शन में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इन जीआईएस डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज आर इंटीग्रेटेड इन कंसिस्टेंट फॉर्म। यस, ये भी राइट है, क्योंकि हम जो जीआईएस में कोई भी टास्क करते हैं तो उसके लिए हम जो डेटा है वो बहुत सारे सोर्सेज से लेते हैं और उनको मल्टी लेयर फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक साथ उसको मिक्स करते हैं। देन हम उसका यूज करते हैं हमारे जीआईएस एनालिसिस में। तो ये भी राइट है। देन है हमारा, वेक्टर डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। तो ये भी सही है कि वेक्टर जो डेटा होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया होता है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। तो आंसर बी जो है हमारा, ऑप्शन बी है, वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ वेक्टर डेटा की बात की गई है जबकि यहाँ रास्टर डेटा होना चाहिए था। तो जो रॉन्ग है वही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट अबाउट रास्टर डेटा। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि रास्टर डेटा के लिए इनकरेक्ट है? क्योंकि आपने इस प्रीवियस क्वेश्चन से ये तो जान लिया है कि जो वेक्टर डेटा, जो रास्टर डेटा है वो क्या होता है, स्मॉल ग्रिड सेल्स यानी पिक्सेल्स में, पिक्सल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो रास्टर डेटा है उसके लिए रॉन्ग क्या है, कौन सा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट रास्टर डेटा। तो फर्स्ट वन इज सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। यस, ये सही है कि रास्टर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। सेकेंड ऑप्शन इज यूज्ड फॉर नेटवर्क एनालिसिस। थर्ड वन इज कंपेटिबल फॉर रिमोट सेंसिंग इमेज। एंड फोर्थ वन इज रास्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ग्रिड सेल्स। यस, तो फोर्थ जो है वो तो हमने पहले वाले क्वेश्चन से क्लियर कर लिया था कि रास्टर जो है वो स्मॉल ग्रिड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डी तो राइट है।
एंड फर्स्ट भी राइट है। अब हम सी को देख लेते हैं। कंपेटेबल फॉर रिमोटली सेंस इमेजेस, यस। जो रिमोट सेंसिंग वाली जो इमेजेस है उनके साथ में ये कंपेटेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग डेटा जो हमें मिलता है वो भी हमारा रास्टर डेटा ही होता है, तो ये भी राइट है। देन है हमारा बी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि वहां बोला गया है नेटवर्क एनालिसिस की बात की गई है, और नेटवर्क एनालिसिस जो है वो पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन के थ्रू होता है। और पॉइंट लाइन पॉलीगन की जब हम बात करते हैं तो हम रास्टर की नहीं बल्कि वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा जो टू है, टू में आंसर होगा हमारा बी। ठीक, तो आंसर इज बी कि रास्टर डेटा के लिए जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो होगा बी, राइट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Digitization and scanning is the example of which GIS method? ओके, कौन से GIS मेथड का एग्जाम्पल होता है डिजिटाइजेशन एंड स्कैनिंग? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटाइजेशन क्या होता है और स्कैनिंग क्या होती है। स्कैनिंग क्या है? अगर आपने कोई कोई मैप आपके हाथ में है, कोई हार्ड कॉपी में मैप है और उसको आप कंप्यूटर पे ले जाना चाहते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो आपका, कोई मार्कशीट है आपकी और वो हार्ड कॉपी में है, आपके पास है, बोर्ड ने आपको दे दी, ठीक। तो आपने या कॉलेज से आप ले आए मार्कशीट, अब उसको आपको कंप्यूटर में रखना है या मोबाइल में रखना है, तो आप क्या करोगे? उसकी फोटो लोगे या उसको स्कैन करोगे एक स्कैनर की हेल्प से। तो यही जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस इसी प्रोसेस को हम स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक। तो स्कैनिंग हमें समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटाइजेशन की। तो डिजिटाइजेशन क्या होता है कि जीआईएस में हम हमारी इमेज को जब हमने स्कैन कर लिया, कंप्यूटर में ले लिया, तो उसके बाद हम कुछ पॉइंट लाइन और पॉलीगन उससे क्रिएट करते हैं, ठीक। अगर जहां पर हमारी इमेज में रोड है तो हम लाइन से उसको बनाएंगे। अगर वहां पर कोई फीचर ऐसा है जैसे कि मेन होल है, या फिर कोई वेल है, या फिर कोई स्कूल है, या कोई टेम्पल है, तो इस तरह का जो भी फीचर हमें मिल रहा है तो हम उसको पॉइंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से हम जो क्रिएट कर रहे हैं पॉइंट लाइन पॉलीगन, उसी को हम प्रोसेस को डिजिटाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, कौन सी जीआईएस मेथड का एग्जाम्पल होती है। क्योंकि हम डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग से डेटा बना रहे हैं, डेटा को इनपुट कर रहे हैं जीआईएस के लिए, तो इसलिए आंसर इज डी, डेटा इनपुट, राइट। तो आंसर डेटा इनपुट होगा, और डेटा लेआउट का मतलब होता है कि डेटा का आउटपुट जो कि हमें मैप के फॉर्म में मिलता है, ठीक। तो आंसर इज डी, डेटा इनपुट हमारा आंसर होगा, ठीक। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। टाइप ऑफ रिजोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू सेंसिटिविटी ऑफ रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू रिकॉर्ड डिफरेंसेस इन पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेजोल्यूशन का प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिस्से में अंतर रिकॉर्ड करने के लिए रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता से संबंधित है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पोर्शन से रिलेटेड है तो उसको क्या कहेंगे? देखो, वो रिजोल्यूशन जब आपको टाइप ऑफ रिजोल्यूशन पूछा जाए और क्वेश्चन में ही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए, तो आपको आंख बंद करके सीधा क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को कर देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की गई है, तो इससे रिलेटेड जो रिजोल्यूशन होता है वो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ही होता है। तो आई होप कि इतना क्लियर है हमारा। तो पहले हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, तो इसके साथ ही मैं थोड़ा रिजोल्यूशन के बारे में आपको बता देती हूँ कि रिजोल्यूशन होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं एक वीडियो इसमें अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आप पूरा रिजोल्यूशन डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ हिंट लेके आई हूँ कि रिजोल्यूशन जो है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो रिजोल्यूशन का अगर जो भी क्वेश्चन, कभी भी रिजोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है,
4 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। फर्स्ट वन इज स्पेशियल रिजोल्यूशन, सेकंड वन इज स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, देन रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, देन टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो अभी क्योंकि क्वेश्चन में हमारे स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की बात की गई है, तो हम कुछ रिजोल्यूशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक में हमारा पूरा वीडियो का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। इसलिए मैं आज सिर्फ आपको स्पेशल और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के बारे में बता देती हूँ। स्पेशल रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम कितने अच्छे से किसी इमेज को जूम करके और हम कितने अच्छे से उस फीचर को देख सकते हैं, उस छोटे से छोटे फीचर को भी जो अर्थ पे है उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सैटेलाइट इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशन अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो हम रोड पर चल रहे आदमी को भी देख सकते हैं। जैसा कि हम कार्टोसैट जो है इमेज, उसमें हम देखते हैं, कार्टोसैट जो डेटा होता है उसमें हमें बहुत छोटे से छोटे चीज भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन हाई होता है। तो ये जो रिजोल्यूशन टर्म है वो हम यूज करते हैं हमारे सैटेलाइट इमेज के लिए। और स्पेशल रिजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं कि कितना इजीली या कितना छोटे से छोटा जो फीचर है उसको हम देख पा रहे हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक, तो यहाँ है कि द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट फीचर दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ए सैटेलाइट सेंसर और डिस्प्लेड इन ए सैटेलाइट इमेज, मतलब कि वो छोटे से छोटा फीचर जो कि हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा, कितना डीपली आप जूम करके छोटे से छोटे फीचर को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ये होगा उस इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशन या उस सेंसर का स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक, जिस सेंसर का स्पेशल रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उससे जो पिक्चर मिलेगी हमें, वो सैटेलाइट डेटा हमारा क्या होगा, उसमें डिटेल्स हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब उसमें हम छोटे से छोटे चीज को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हम अगर उसका रिजोल्यूशन ज्यादा है, स्पेशल रिजोल्यूशन, तो हम रोड पर चल रहे आदमी को भी पहचान सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की, तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन की जब भी बात आएगी तो आपको याद ये रखना है कि हमारी जो रिजोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड होता है हमारा स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। मतलब कि अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रल डिटेल इन ए बैंड, किसी भी बैंड में स्पेक्ट्रल डिटेल कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये बताता है उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। कि जैसे अगर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है तो उसके जो बैंड्स बनेंगे, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, तो उसमें जो बैंड्स बने होते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन का अपना बैंड है, देन 0.4 टू 0.7 का जो रेंज है वो हमारे विजिबल रीजन की आती है, और 0.7 के बाद हम आईआर बैंड के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम माइक्रोवेव के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो बैंड्स बने हैं, जितना नैरो बैंड हमें मिलता है, इसका मतलब उस इमेजरी का हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। मतलब उसमें डिटेल्स सबसे ज्यादा मिलेगी। जितना ब्रॉड बैंड आपको मिलेगा उसमें डिटेल्स आपको उतनी ही कम मिलेगी। तो कोई भी सैटेलाइट इमेज या सेंसर जो कि हाईली स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन रखता है, उसके जो बैंड्स होंगे, बैंड्स बहुत सारे बैंड्स मिलेंगे उसमें, और वो बहुत पतले पतले होंगे, नैरो होंगे। लेकिन अगर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कम होगा तो बैंड की संख्या कम होगी, और बैंड जो है वो यहाँ पे बहुत ब्रॉडर मिलेंगे, बहुत चौड़े चौड़े मिलेंगे। ठीक, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है कि जो रिजोल्यूशन है उसके टाइप्स कौन से होते हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो बना कर लाऊंगी रिजोल्यूशन के लिए। और आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है कि जब भी बात स्पेक्ट्रल की बात आती है कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही याद रखना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया है और फिर पूछा है कि रिजोल्यूशन कौन सा है, तो आपको डायरेक्टली स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है। और अगर आपसे पूछा जाए स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, तो आप बता सकते हो कि कितना सेंसर कितने छोटे से छोटी इमेज को या छोटे से छोटे फीचर को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, या हम किसी इमेज में से छोटे से छोटे फीचर को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस इमेज का स्पेशल रेजोल्यूशन हाई है।
डिटेल में हम एक वीडियो में पूरा स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहना हमारे वीडियो के अंत तक और साथ ही हमारे चैनल के साथ। देन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच जीआईएस फॉर्मेट इज कंपेटिबल विद सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस के साथ में कौन सा जीआईएस प्रारूप या फॉर्मेट है वो संगत है। ठीक, जब हम बात सैटेलाइट इमेज की करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट इमेज है उस वो हमारे कौन से फॉर्मेट में होती है, वो हमारे रास्टर डेटा फॉर्मेट में ही होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, रास्टर डेटा फॉर्मेट। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, रास्टर डेटा फॉर्मेट में ही हमें सैटेलाइट इमेजेस मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप टेक्निक्स इज used to depict the spatial pattern डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्जन। स्थानिक पैटर्न, वितरण और फैलाव को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस मानचित्र तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मतलब आप स्पेशियल जो है, स्थानीय जो पैटर्न है या फिर उसका वितरण है और उसका जो डिस्पर्सन है या फैलाव है उसको दर्शाने के लिए आप कौन से मैप टेक्निक का यूज करते हैं। तो आंसर इज डॉट मैपिंग। यहाँ हम डॉट मैपिंग का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, which type of maps are used to depict average slope and relative relief simultaneously। कौन सा ऐसा मानचित्र है जो कि एवरेज स्लोप को और जो रिलेटिव रिलीफ है, ठीक, मतलब कि ढाल, औसत ढाल और सापेक्ष उच्चावच को एक साथ दर्शाने के लिए काम आता है, वो कौन सा मानचित्र होता है। तो आंसर इज ट्रैकोग्राफिक। इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ट्रैकोग्राफिक जो मैप्स होते हैं वो क्या काम आते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं हमारे एवरेज स्लोप और रिलेटिव रिलीफ को साइमल्टेनियसली दर्शाते हैं ट्रैकोग्राफिक मैप्स। राइट, नेक्स्ट है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई एलुवियल फैंस एंड मिएंडर्स, जलोढ़, पंख व विसर्प ऑन एन एरियल फोटोग्राफ। जब आप बात एरियल फोटोग्राफ्स की कर रहे हैं और उसमें आपने कुछ देखा कि जलोढ़, पंख और विसर्प जैसा कुछ बना है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इनमें से कौन सा एलिमेंट, इमेज इंटरप्रिटेशन का कौन सा एलिमेंट आप यूज करते हैं। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि इमेज इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इमेज इंटरप्रिटेशन मींस कि कोई भी इमेज हो सकती है, जैसे आपका एरियल फोटोग्राफ हो सकता है, आपका कोई सैटेलाइट डेटा हो सकता है। अगर आप उसको इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना है कि उनके आधार पर हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि इमेज में जो बना है वो क्या है। क्योंकि जैसे सैटेलाइट डेटा है या एरियल फोटोग्राफ्स है, उसमें जैसे आपने अगर गूगल अर्थ का डेटा यूज किया है जहां पर कि नेचुरल नेचुरल जो कलर्स है या ट्रू कलर्स है वो यूज किए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां आपको जो ग्रीन दिखेगा उसको आप सीधा बोलेंगे कि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, डार्क ग्रीन है तो मतलब फॉरेस्ट है, लाइट ग्रीन है मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। राइट, लेकिन अगर आप बात करते हैं हमारे एरियल फोटोग्राफ्स की या फिर हमारे जो सैटेलाइट इमेज की, राइट, रिमोट सेंसिंग डेटा की, तो वहां पर आपको ट्रू कलर की जगह आपको वहां फॉल्स कलर कंपोजिट, फॉल्स कलर वाली इमेज ही मिलती है, और वहां आप पहचान नहीं पाओगे। अगर आपको इमेज इंटरप्रिटेशन के एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे कि जो रेड कलर है वो क्या है। एक्चुअली जो सैटेलाइट इमेज पे जो रेड कलर होता है वो हमारे फॉरेस्ट को इंडिकेट करता है, जबकि उससे थोड़ा हल्का रेड टोन में, हल्का थोड़ा सा लाइट जो रेड है वो बताएगा आपके एग्रीकल्चर लैंड को। और ऐसे ही आपको सेटलमेंट के लिए ब्लू कलर दिया जाता है और लाइट ब्लू। और इसके अलावा अगर आपको डार्क ब्लू की बात करते हैं तो आपके वाटर बॉडीज को ये जो ब्लैक कलर है वो वाटर बॉडीज को डेपिक्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप
एक सैटेलाइट इमेज को या एरियल फोटोग्राफ को पहचानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि अगर आपके एरियल फोटोग्राफ में कोई जलोढ़ पंख या विसर्प या एलुवियल फैंस या मेंडर्स बने हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आप इमेज इंटरप्रिटेशन का कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर डिटेल में आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए इमेज इंटरप्रिटेशन की जो टेक्निक है उसमें जितने एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उनको डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो इसके लिए आपको एक कमेंट जरूर करना है। तो यहाँ पर है एरियल फोटोग्राफ में हम मिएंडर्स और एलुवियल फैंस को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम शेप की हेल्प लेते हैं। जो शेप एलिमेंट होता है उसका शेप देखकर ही हम पहचानते हैं कि जलोढ़ पंख और विसर्प है। ठीक, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बैंड्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बैंड्स होते हैं, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे बैंड्स होते हैं, अगर आपने अभी तक रिमोट सेंसिंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रिमोट सेंसिंग डिटेल में पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने उसमें एमएससी किया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मैंने एमएससी रिमोट सेंसिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स से किया है और साथ ही मैंने ज्योग्राफी से एमएससी किया है, तो मैं शायद आपको डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझा पाऊंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है और उसमें बहुत सारे बैंड्स बने होते हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करके जरूर बताना। इसमें कुछ ऐसे बैंड बने होते हैं और उन बैंड में, जैसे यहाँ हम अगर बात करते हैं यूवी बैंड की, तो ये यूवी बैंड है। और अगर हम बात करते हैं इतने बैंड की, ठीक, ये वाले जो बैंड है यहाँ से यहाँ वाला जो बैंड है उनकी, तो वो होते हैं हमारे विजिबल बैंड। और इसके बाद जो है वो आता है हमारा आईआर बैंड। ठीक, वो आता है हमारा आईआर बैंड। राइटिंग पे ध्यान मत देना, लेकिन ये आईआर बैंड होता है। और उसके बाद हमारा माइक्रोवेव होता है और अदर होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो सीक्वेंस है वो क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूवी की आती है, तो यूवी राइट है। उसके बाद BGR, मतलब यहाँ पे जो विजिबल रीजन है उसमें ब्लू आता है, फिर ग्रीन और फिर रेड आता है। तो आंसर इज सी। इसको डिटेल में मैं आपको रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब बताऊंगी तो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एफसीसी। एफसीसी क्या होता है? एफसीसी हमारा होता है फॉल्स कलर कंपोजिट। तो आंसर इज डी, फॉल्स कलर कंपोजिट होता है हमारा एफसीसी। और इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलो थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ये होता क्या है। Okay. तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था कि व्हाट इज एफसीसी। एफसीसी क्या है? एक आपका आता है ट्रू कलर या नेचुरल कलर, और एक होता है आपका एफसीसी। एफसीसी जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं सैटेलाइट इमेज के लिए, जो रिमोट सेंसिंग डेटा है उसके लिए, जिसका मतलब होता है फॉल्स कलर कंपोजिट। फॉल्स कलर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ट्रू कलर्स नहीं होते हैं। जब बात करते हो आप ट्रू कलर्स की, तो जैसे आपको गूगल अर्थ पे डेटा दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पे आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो वेजिटेशन को बता रहा है, और जो ब्लू कलर है वो यहाँ पर किसी वाटर बॉडी को बता रहा है। राइट, तो हम इजीली उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉल्स कलर कंपोजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो रेड कलर है वो क्या है? वो फॉरेस्ट है। और जो डार्क, जो ब्लैकिश कलर है, या तो ब्लैक बोल सकते हैं या फिर उसको डार्क ब्लू बोल सकते हैं, तो वो क्या बताएंगे? वो हमारे वाटर बॉडी को बता रहा है। और ये जो लाइट कलर है ये हमारे सेटलमेंट एरिया को बता रहा है। राइट, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रू कलर कंपोजिट होते हैं वो विजिबल रीजन बैंड को बताते हैं। विजिबल रीजन बैंड में क्या क्या आता है? विजिबल रीजन बैंड में आता है आपका ब्लू और ग्रीन और रेड। ठीक,
इसमें आपका जो विजिबल रीजन जो होता है वो 0.4 से 0.7 तक होता है। इसमें 0.4 से 0.5 हमारा ब्लू रीजन होता है, 0.5 से 0.6 हमारा ग्रीन रीजन होता है, और 0.6 से 0.7 तक जो बैंड होता है वो हमारा रेड रीजन होता है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे विजिबल जो रीजन है, रीजन है उसमें बैंड होते हैं ब्लू, ग्रीन और रेड। तो उन्हीं से हम इसको बनाते हैं जो हमारा ट्रू कलर कंपोजिट या नेचुरल जो कंपोजिट होता है उसको। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं फॉल्स कलर कंपोजिट, यानी ये होता है हमारा सेटेलाइट डेटा। और इसमें क्या होता है कि आपका जो विजिबल रीजन बैंड्स हैं वो तो होते ही हैं, इसके साथ में आपका एक बैंड नियर आईआर बैंड को भी ऐड कर लिया जाता है। और इन दोनों को मिलाकर जब हम सेटेलाइट इमेज को लेते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलता है उसको इजीली इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें इमेज इंटरप्रिटेशन के कुछ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ ये है हमारे नियर आईआर बैंड को क्योंकि इसने इंक्लूड किया है, तो जो इसके ओरिजिनल कलर होते हैं वो ओरिजिनल कलर हमें हमारे सेटेलाइट डेटा में नहीं मिलते हैं। और लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि आईआर बैंड का यूज किया गया है तो हम जो फीचर्स है उनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि ये जो रेड कलर है वो किसको बता रहा है, या जो इस तरह का जो टेक्सचर है वो क्या बताना चाह रहा है। अगर हमें इन सब एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का नॉलेज है तो हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा फॉल्स कलर कंपोजिट और ये है हमारा ट्रू कलर कंपोजिट। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसा मिलने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में, जो यूजीसी नेट है उस एग्जाम में, या फिर अदर गेट एग्जाम्स में, या अदर एग्जाम्स जो रिलेटेड है हमारे जियोग्राफी से या जीआईएस से, तो उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सेशन पसंद आया है तो फिर कहूंगी कि लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।